हेलो बच्चों, वंस अगेन आपका गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते। आप सोच रहे होंगे मैम फिर से नमस्ते क्यों कर रही है, क्योंकि आज आपकी जो 2 से 3 बजे वाली क्लास ऑटोमेटिकली लाइट कट हो गई थी, पावर कट हो गई थी, जिसकी वजह से आपका क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। तो मुझे लगा कल से मुझे वैसे भी नया चैप्टर स्टार्ट करना है आपको, तो आज ही मैं एक और वीडियो इसमें आपके बैच में ले लूं, इसलिए मैंने आपका एक और इवेंट लगवा के आपकी क्लास आज ले रही हूँ, है ना। उसी के आगे हम पढ़ रहे थे जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक रोग। और अनुवांशिक रोग भी मैंने बता दिया था कि क्यों होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ हो जाती है या जीन में गड़बड़ हो जाती है, तो ये अनुवांशिक बीमारियां आती है। अब मैंने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, वो वीडियो देख लेना, वो भी जरूरी है, ठीक है। पहले वो देखना फिर ये देखना। और पहली जेनेटिक डिजीज मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा दी थी, जिसमें इंसान को ब्लू, ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस पता नहीं लग पाता है। अब जो दूसरी है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज, हीमोफीलिया डिजीज को हम और क्या कहते हैं, इसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, इसको हम शाही बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि जो इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया, उनकी फैमिली में ये बीमारी सबसे पहले पकड़ी गई थी, यानी कि इस बीमारी के बारे में सबसे पहले उन्हीं की फैमिली में पता लगा था, इसीलिए इसका नाम रॉयल डिजीज भी पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया है ना, उनकी पीढ़ी में, यानी कि उनकी जो जनरेशन है उसके अंदर ये बीमारी चलती आ रही है। अब हीमोफीलिया में होता क्या है, वैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूं ब्लड वाले चैप्टर में, आपको याद है ना, मैंने कहा था हीमोफीलिया के अंदर क्या नहीं बनता है, ब्लड का क्लोट नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड का क्लोट नहीं जमता है। ब्लड क्लोटिंग कब होता है? जब कहीं पर भी आपको चोट लगती है, तो चोट लगने से खून निकलता है, और खून निकलने के बाद 5-6 मिनट के बाद क्या हो जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे बॉडी में क्या होने लग जाती है, ब्लड क्लोट की केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है। लेकिन जिन लोगों में ये हीमोफीलिया होता है ना, उनके अंदर याद रखना है, उनके अंदर ब्लड का क्लोट नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि इन लोगों में बाय बर्थ ही, देखो, ब्लड का क्लोट करवाने के लिए 2 टाइप के फैक्टर चाहिए होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कारक, एक होता है फैक्टर 9, एक होता है फैक्टर 8। एक फैक्टर जिसको हम ऐसे लिखते हैं फैक्टर 5, 6, 7, 8, और एक फैक्टर को हम ऐसे लिखते हैं फैक्टर 9। फैक्टर 8 को कहते हैं ए और फैक्टर 9 को कहते हैं बी। ये दोनों फैक्टर बाय बर्थ हमें मिलते हैं। बाय बर्थ मतलब जन्म से ही हमारे बॉडी में होते हैं ये, और यही फैक्टर ब्लड के क्लोट करवाने में क्या करते हैं बच्चा, हेल्प करते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर क्या नहीं होता है, जिन लोगों के अंदर ब्लड का क्लोट नहीं जमता है, या जिन लोगों के अंदर हीमोफीलिया होता है, उनके अंदर जनरली इस फैक्टर 9 की कमी हो जाती है या फैक्टर बी की कमी हो जाती है। और इसी फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर भी कहा गया है। इस फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस कारक भी कहा गया है। इसीलिए कभी कभी कह देते हैं कि किस बीमारी को क्रिसमस रोग या क्रिसमस कारक रोग कहा गया है, तो हीमोफीलिया को ही कहा गया है। आपको याद रखना है, हीमोफीलिया को ही कहा गया है। अब क्या होता है, तो ऐसे लोगों में जेनेटिकली क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। कौन से क्रोमोसोम में? तो ये भी होता है बच्चा एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। ये भी क्या होता है, ये भी किस में प्रॉब्लम होती है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम होती है। यानी कि एक्स गुणसूत्र सहलगनता, एक्स गुणसूत्र सहलगनता बीमारी है ये भी। इसमें भी कौन से क्रोमोसोम में गड़बड़ होगी, तो एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ होगी, जिसके कारण ऐसे लोगों में जो क्रिसमस फैक्टर है, क्रिसमस फैक्टर का मतलब हो गया है बच्चा कि जो आपका फैक्टर बी है ना, इसको या फैक्टर 9 है, ये नहीं बन पाता है। और ये नहीं बन पाता है जिसकी वजह से ऐसे लोगों के अंदर चोट वोट लगती है, तो ऐसे लोगों में ब्लड का क्लोट नहीं जम पाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, और जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग रुकती नहीं है, या ब्लड का क्लोट होने में समय ज्यादा लग जाता है। जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी देर तक उनकी ब्लीडिंग होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कौन सी बीमारी है जिसमें ब्लड का क्लोट नहीं जमता है? हीमोफीलिया। किस बीमारी को शाही बीमारी कहते हैं? हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी क्वीन विक्टोरिया की फैमिली से बिलोंग करती है? आपको बताना है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया में क्या होता है? ये फैक्टर नहीं बन पाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर, और यही क्लोटिंग फैक्टर ब्लड प्लेटलेट्स के साथ जुड़कर रक्त बिंबाणु के साथ जुड़ के ब्लड का क्लोट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली ऐसे लोगों में फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। इसी फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। और ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है, यानी कि कौन सी सेल्स में? ब्लड सेल्स में। बच्चों देखो, कलर ब्लाइंडनेस पड़ा था, वो कौन सी सेल्स की प्रॉब्लम थी? आंखों की कौन सेल्स की प्रॉब्लम थी? ये कहां पे? ये रक्त वाली कोशिकाओं की प्रॉब्लम है। दोनों अलग अलग होंगी ना, उसमें कहां पे प्रॉब्लम हुई थी? उसमें आंखों के अंदर जो कौन सेल्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से कलर में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। यहां पे ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा, तो इसी बीमारी को हम हीमोफीलिया रोग भी कहते हैं। सिर्फ क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारे पेशेंट हैं इस बीमारी के। तीसरी जो आनुवंशिक रोग आता है उसको हम कहते हैं सिकिल सेल अनीमिया। नंबर 3 पे आता है, उसको कहते हैं सिकिल सेल अनीमिया। सेम नाम हिंदी से बच्चा, सिकिल सेल अनीमिया। अच्छा, अनीमिया का मतलब ना हमेशा खून की कमी होता है बच्चा। आप जानते हैं, इंग्लिश में पढ़ते भी हैं वोकैबुलरी में आप, कि अनीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, यानी कि खून की कमी, है ना। अब इसमें क्या होता है वो सुनो। सिकिल सेल अनीमिया में कौन से क्रोमोसोम में गड़बड़ होती है? तो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है। कौन से? ऑटोसोमल क्रोमोसोम में गड़बड़ होती है। अब आप सब जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आज की क्लास में कि ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। ऑटोसोम क्रोमोसोम वो होते हैं जो मेल और फीमेल के एक जैसे होते हैं, जो लड़का और लड़की दोनों में एक जैसे होते हैं। इसका मतलब ये बीमारी लड़का और लड़की दोनों में होने के चांसेस इक्वल है। हाँ जी, इसका मतलब ये बीमारी मैम लड़का और लड़की दोनों में होने के चांसेस इक्वल है। बिल्कुल इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में गड़बड़ हो रही है, और ऑटोसोम क्रोमोसोम्स तो दोनों के दोनों में होते हैं ना, और दोनों में कैसे? सेम होते हैं क्रोमोसोम। इसलिए ये जो बीमारी है, ये बच्चा लड़का और लड़की दोनों में होने के चांसेस इक्वल है। याद आते हैं, कभी कभी चांसेस पूछ लेते हैं। अब इस बीमारी में होता क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था कि आरबीसी होती है वो अंडे के आकार की होती है ना। आरबीसी ओवल शेप की होती है, अंडाकार होती है। लेकिन जिन लोगों में ये बीमारी हो जाती है सिकिल सेल अनीमिया, उनकी आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है आरबीसी का, और आरबीसी का आकार चेंज होकर अंडे आकार से चेंज होकर ऐसे हंसिया के आकार का हो जाता है। हंसिया जिससे घास काटते हैं, उसी को इंग्लिश में सिकिल कहा जाता है। या आप लिख लो, ये सिकिल के जैसी या हाफ मून की जैसी हो जाती है आरबीसी। आधे चांद की जैसी दिखेंगी आरबीसी, या सिकिल के जैसी दिखेंगी। अब एक तो आरबीसी ऐसे अंडाकार की थी बच्चा, और एक आरबीसी ऐसी है। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। इसके पास सरफेस एरिया कम हो गया, अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों में या ऐसे लोगों में खून की कमी रहेगी, और खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। और साथ में आप लिख सकते हो खून की कमी या आरबीसी की कमी मिलेगी, साथ में ऐसे बच्चों में ऑक्सीजन की भी कमी मिलेगी। भाई आरबीसी की कमी है तो ऑक्सीजन की भी तो कमी हो जानी है ना। क्यों हो जानी है? क्योंकि आरबीसी का ही तो काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। क्योंकि आरबीसी का ही तो काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आपसे पूछेगा वो कौन सी बीमारी है जो आनुवंशिक रोग है, तो वहां पे ऑप्शन में ढूंढना सिकिल सेल अनीमिया है क्या, है तो सही हो जाएगा। वो कौन सी बीमारी है जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है,
सिकिल सेल अनेमिया कैसा आकार हो जाता है? हसिया आकार या आधे चांद के जैसा आकार हो जाता है। किसका? आरबीसी का। जिसकी वजह से ऐसे बच्चों में खून की कमी रहती है या ऑक्सीजन की कमी रहती है। इन बच्चों को हर सप्ताह में खून चढ़ाया जाता है। पता है आपको? अपने अखबार में एड वेड देखा है कभी कि सिकिल सेल अनेमिया वाले बच्चों के लिए ना एक कैंप लगा हुआ है, वहां पे जाके प्लीज ब्लड डोनेट करके आए ताकि उन बच्चों को खून मिले, उनकी जान बच सके। अब ऐसा होता क्यों है? सुनो जरा, मैं थोड़ा डिटेल में लेके चल रही हूं आपको, ऐसा होता क्यों है। देखो बच्चा, आप सब जानते हैं खून है, खून में आरबीसी है, सब लोग जानते हैं, है ना। और आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है। हाँ जी मैम, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है। और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन होता है ये एक प्रोटीन होता है। हाँ जी मैम, हम जानते हैं ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। कितने अमीनो अम्ल? 20 अमीनो अम्ल जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। तो जब ये 20 अमीनो एसिड ऐसे जुड़े हुए होते हैं ना, किसकी स्ट्रक्चर में? हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में। तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं ना, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इस बीमारी में इन अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन का मतलब समझ गए आप? स्थिति। यानी कि 4 नंबर पे जो अमीनो एसिड होना चाहिए था वो 1 पे चला गया, 1 वाला 4 पे आ गया, जिसके कारण इन आरबीसी की क्वालिटी चेंज हो जाती है ना। जिसके कारण इन आरबीसी की क्वालिटी चेंज हो जाती है, इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है और जिसके कारण आरबीसी का आकार भी चेंज हो जाता है। मैंने कहा कोई भी बच्चा है जब वो मां के पेट में है तो उस बच्चे में जब आरबीसी बन रही थी तो उस समय ये अमीनो एसिड जब हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बना रहे थे तो इन अमीनो एसिड की पोजीशन चेंज हो जाती है। चौथे की जगह पहला आ गया, पहले की जगह चौथा आ गया, यानी कि अमीनो एसिड जिस पोजीशन में होना चाहिए था वैसे नहीं हुए, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों की आरबीसी का आकार चेंज होकर हसिया का आकार या सिकिल के जैसा या आधे चांद के जैसा हो जाएगा। और इन बच्चों के आरबीसी का आकार ही बदल जाएगा और इन बच्चों में खून की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी, और अगर इन बच्चों को सही समय पे खून नहीं मिला तो ये बेहोश होने का भी डर रहता है इनमें। तो पहला था कलर ब्लाइंडनेस, क्या आपको बताना है? एक आनुवांशिक रोग। दूसरा कौन सा था बच्चा? अभी मैंने पढ़ाया आपको, हीमोफीलिया। तीसरा सिकिल सेल अनेमिया। ऐसा ही एक और होता है बच्चा 4 नंबर पर, जिसको हम थैलेसेमिया कहते हैं। पढ़ा होगा आपने अखबार में कि फलानी जगह थैलेसेमिया वाले बच्चों के लिए खून डोनेट करने के लिए कैंप लगा है, प्लीज जाएं, उनको खून दें और उनकी जान बचाएं। करना भी चाहिए ऐसा। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी की क्वांटिटी चेंज हो जाती है। वहां क्वालिटी हो रही थी, यहां पे क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब संख्या में कमी आ जाएगी इस बार। देखो वहां पर आरबीसी की संख्या में कमी कब कैसे आ रही थी? क्वालिटी चेंज होके आ रही थी। यहां क्वांटिटी चेंज होकर कैसे? आप सब जानते हैं आरबीसी जो होती है उसका लाइफ स्पैन, उसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। आरबीसी बनी और 120 दिन तक उन्हें जिंदा रखना जरूरी होता है हमारे खून में। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं जिनको थैलेसीमिया होता है, उनकी आरबीसी का जीवन काल डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, और घट के माना जाता है 50 से 60 दिन का हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, जो आरबीसी 120 दिन तक काम करती, वही आरबीसी अब 50-60 दिन तक काम कर रही है। बनी मर गई 50-60 दिन में, बनी मर गई, बनी मर गई। तो क्या ऐसे लोगों में एक समय के बाद आरबीसी की कमी नहीं हो जाएगी? हाँ जी मैम, हो जाएगी। और क्या ऐसे बच्चों को खून नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल चढ़ाना पड़ेगा इन्हें खून। देखो ना, थैलेसेमिया, एमिया का मतलब खून की कमी। इतना सा डिफरेंस है कि आरबीसी का आकार बदला तो सिकिल सेल एनीमिया, आरबीसी का जीवन काल ही घट गया।
तो थैलेसीमिया, वो था क्वालिटेटिव डिजीज, ये था क्वांटिटेटिव डिजीज, है ना। तो दोनों में डिफरेंस नोट कर लेना। ये सीधा पूछेगा आरबीसी का आकार बदलने से कौन सा और आरबीसी की जीवन काल घटने से कौन सा, क्या कौन सी बीमारी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, और आप बताओगे नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया। 4 मैम ने पढ़ा दी। 5वां लिखो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। 5 नंबर पर जो जेनेटिक डिजीज आ रही है दैट इज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। हिंदी में सेम नाम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। बच्चा सिंड्रोम शब्द का मतलब मैं आपको पढ़ाया था ना HIV एड्स वाली क्लास में। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षण एक साथ आ जाएं, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। अब इस सिंड्रोम में क्या होता है? अच्छा, ये सारे सिंड्रोम ना जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना तभी हो जाते हैं। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम पहले ही पता लगा लेते हैं कि बच्चे को कोई सिंड्रोम तो नहीं है, डॉक्टर पहले ही टेस्ट कर लेती है। पुराने जमाने में ये सब नहीं होता था। इसमें होता क्या है, इस सिंड्रोम में मेल एलोसोम क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है। मेल एलोसोम क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है। अब मेल एलोसोम कौन से होते हैं, लड़कों में कैसे होते हैं क्रोमोसोम, 44 प्लस एक्स प्लस वाई ऐसे होता है ना। यहां तक ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़के की सेल्स में होते हैं, नॉर्मल बॉय की सेल्स में। कितने थे, 44, 45, 46 थे। अब ऐसे बच्चों में जिनमें सिंड्रोम आएगा उनमें क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स नाम का आके ऐड हो जाता है। एक्स्ट्रा आ गया, ये 46 थे, ये 47, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो गए। पेयर बना क्या, नहीं बना। जब जब क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनता है तब तब गड़बड़ होती है। ना क्रोमोसोम कोई कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, ना क्रोमोसोम ऐड होना चाहिए ना डिलीट होना चाहिए। अब सुनो, यहां तक तो ये लड़का था, नॉर्मल लड़का था। ये एक्स डोमिनेंट करता है लड़कियों के कैरेक्टर को, तो इसमें फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे और ऐसे बच्चे आगे चलकर ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। आप जानते हो ट्रांसजेंडर्स को अच्छे से, हिंदी में हम इनको किन्नर कहते हैं, हम इनको किन्नर कहते हैं। और अब हमने इनको, हमारे इंडियन लॉ ने भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इनको थर्ड जेंडर की उपाधि दे दी है। फर्स्ट जेंडर मेल या फीमेल, या पहले फीमेल को रख लो भैया, बाद में मेल को रख दो, और थर्ड कौन सा, ट्रांसजेंडर। LGBTQ आपने सुना होगा, LGBTQN फुल फॉर्म पता होगा आपको, पता होगा, इस नियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये ट्रांसजेंडर किन्नर्स कहलाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। इनका बॉडी स्ट्रक्चर लड़कों जैसा होगा, लेकिन इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स लड़कियों जैसे हो जाते हैं। इनमें ब्रेस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं, और फिर इनकी कम्युनिटी होती है ट्रांसजेंडर वाले, वो ले जाते हैं अगर पता लगता है कि भैया बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है तो। अब इसमें होता क्या है, आप देखो, ये जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम था, ये तो 22 पेयर थे ना, 22 पेयर का मतलब ये तो 44 हो गए, तो 23वें पेयर की ट्राइसोमी हो गई। भाई ट्राइसोमी का मतलब क्या, 3 होने चाहिए थे, 2 क्रोमोसोम एक और आके ऐड हो गया। तो इसको पता है कैसे लिखा जाता है, इस क्रोमोसोम, इस सिंड्रोम को ट्राइसोमी ऑफ 23rd पेयर क्रोमोसोम लिखा जाता है। और किसके क्रोमोसोम, लड़कों के क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्रों का, उसमें त्रिगुणिता हो जाती है। लिख देना, त्रिगुणिता होने चाहिए थे 2, डबल हो गए 3 तीसरा क्रोमोसोम आके ऐड हो गया एक्स नाम का। कौन सा, एक्स। और ये एक्स किसका बिहेवियर लाएगा, फीमेल्स का, फीमेल वाले कैरेक्टर। अब
आज लड़कियों जैसी हो सकती है, फिजिकल फिनोमेना लड़कियों जैसा हो सकता है, इनमें ब्रेस्ट बनने लग जाते हैं चेस्ट में, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, राइट? तो इनको हम ट्रांसजेंडर्स का नाम देते हैं, हम इनको किन्नर का नाम देते हैं। मैं एक बार लास्टली फिर समझाती हूं कि होना चाहिए था इस बच्चे के अंदर 44 प्लस XY, तो ये लड़का था, लेकिन इसमें एक X नाम का क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है 23वें जोड़ी क्रोमोसोम में। ये तो 22 पेयर का मतलब 44 हो गया, 23वां पेयर इसमें एक आके ऐड हो गया। ऐड कौन सा? X, किसके लक्षण? लड़की के लक्षण। तो ये बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा होगा। ठीक है, ये थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर पैदा होगा यहां से, और इसी को कहा जाता है ट्राइसोमी ऑफ 23rd पेयर क्रोमोसोम। एग्जाम में आ जाए 23वें जोड़ी गुणसूत्रों में अगर त्रिगुणिता आ जाती है तो कौन सी बीमारी आती है? तो आपको बताना है, इट इज नोन एज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एंड इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। क्रोमोसोम में गड़बड़ हो रही ना, क्रोमोसोम में गड़बड़ होने से क्या बनते हैं? जेनेटिक डिजीज बनती है, बताने की जरूरत नहीं है अलग से। ठीक है, तो ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंड्रोम लिखो 6 नंबर पे, डाउन सिंड्रोम। ये सारे आते हैं बच्चा एग्जाम में, पीसीएस वगैरह रेलवे वगैरह के बच्चों को बिल्कुल नहीं छोड़ने यहां से क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम, आजकल डाउन सिंड्रोम बहुत चल रहा है बच्चों में। डॉक्टर प्रेगनेंसी के समय ही चेक कर लेता है बच्चे में डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम ये लड़का लड़की दोनों में हो सकता है, यानी कि इस बार किस क्रोमोसोम में गड़बड़ होगी? ऑटोसोम्स में गड़बड़ होगी। और ऑटोसोम्स क्या होते हैं? जो लड़का और लड़की के एक कॉमन है भैया। इसका मतलब ये मेल और फीमेल, चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, दोनों में ये बीमारी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि ऑटोसोम्स में गड़बड़ हो रही है। ऑटोसोम्स आप मुझे बताओगे कितने होते हैं? हाँ जी, कितने पेयर ऑटोसोम्स होते हैं? तो ऑटोसोम्स 22 पेयर होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, बता चुकी हूं। अब 22 जोड़ी में इसमें कहां गड़बड़ होती है आपको पता है? 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, बता चुकी हूं मैं, है ना? तो इसमें कहां पे गड़बड़ होगी? इसमें गड़बड़ होती है 21वें पेयर क्रोमोसोम में। देखो, कोई भी क्रोमोसोम की जो जोड़ी है ना उसमें गड़बड़ होगी तो ये बीमारियां आएंगी। 22 में से जो 21वां पेयर है ना उसकी क्या हो जाती है? उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। अब ट्राइसोमी का मतलब क्या है? त्रिगुणिता। देखो, इससे पहले लड़कों का जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम था उसमें गड़बड़ हुई तो ट्रांसजेंडर। अब 21वां पेयर की ट्राइसोमी होगी। 21वां पेयर मान लो ऐसे था A प्लस बी नाम से, ऐसे 2 क्रोमोसोम थे, होते नहीं है ए बी नाम, मैं एग्जाम्पल बता रही हूं आपको। ए और बी ऐसे थे तो नॉर्मल था ये बच्चा, एक और आके सी ऐड हो गया तो भाई हो गई ना इसकी ट्राइसोमी। कौन से जोड़ी क्रोमोसोम की? 21वें की। तो ऐसे बच्चे जब पैदा होंगे तो उनको डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे बोलेंगे। तो आपसे पूछे 21वें जोड़ी क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हुई, त्रिगुणिता हुई, तो कौन सा? डाउन सिंड्रोम। अब पता है क्या होता है ऐसे बच्चों में? मैं आपको दिखाती हूं ऐसे बच्चों में होता क्या है। मैंने पीपीटी लगाई नहीं थी, कोई बात नहीं है, अभी आपको दिखाती हूं कि ऐसे बच्चों में कैसे दिखेंगे ये बच्चे। ये बच्चे आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, बच्चा कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो, दिख रहे हैं इस तरीके से। आंखों के नीचे वाला पार्ट ये फूला हुआ होगा, इनको बोलते हैं अपटर्न्ड आईज, फ्लैटेंड आईज। कान छोटे छोटे होंगे इन बच्चों के, नाक ऐसे फ्लैट होगी, ऐसे फ्लैट नोज होगी, गर्दन बहुत छोटी होगी ऐसी। और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये मानसिक तौर पे भी कमजोर रहते हैं। इन बच्चों को कभी कभी मैंगोलिज्म चाइल्ड का नाम दिया जाता है। डाउन सिंड्रोम अगर किसी बच्चे में आया है तो उसको मैंगोलिज्म यानी कि मंद बुद्धि वाले बच्चे भी, इनका आईक्यू लेवल कम रह जाएगा, आंखें ऐसी हो जाती है, नीचे वाला पार्ट फूल जाता है, कान छोटे छोटे होते हैं, गर्दन ऐसी रह जाती है, हाथ भी छोटे छोटे होते हैं इन बच्चों के। तो इनको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे।
मेंटली भी ये उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं जितना एक नॉर्मल बच्चा होता है। तो इनको मैंगोलिज्म भी कह दिया जाता है, राइट। तो कुछ ऐसे होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, ये देख लो, देख रहे हो गर्दन, देखो कितनी छोटा सा गर्दन के बीच में स्पेस है, छोटा सा कान है, नाक ऐसे चपटी फ्लैट हो जाएगी पूरी, आंखें ऐसी छोटी छोटी हो जाएंगी। इनको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, इनको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन याद रखना है। क्या क्या? 21वें पेयर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है तो कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं यहां पर भी टोटल? यहां पर भी टोटल 47 हुए, लेकिन ये एक कौन से जोड़ी क्रोमोसोम में आके ऐड हुआ? 21वें में, जिसकी वजह से क्या हुआ? डाउन सिंड्रोम। ऐसे याद करना है आप, जिसकी वजह से क्या हुआ? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो 6 जेनेटिक डिजीज पढ़ ली, 6 की 6 आपको याद रखनी है बच्चा। नेक्स्ट लड़कियों वाला, जो लड़कियों में होता है वो लिख दो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सेम नाम हिंदी में है बच्चा, टर्नर सिंड्रोम। ये सिर्फ लड़कियों के क्रोमोसोम में गड़बड़ होने से होती है। लिखो, इसमें कहां पर? फीमेल के एलोसोम में गड़बड़ होगी। जो महिलाओं के एलोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें गड़बड़ हो जाती है। लिखो, इस तरफ महिलाओं के एलोसोम में क्रोमोसोम में गड़बड़ होने से होती है। महिलाओं में कैसे होते हैं? 44 प्लस XX। ये एक नॉर्मल लड़की है, एक नॉर्मल महिला है, लेकिन जिस लड़की के अंदर टर्नर सिंड्रोम आता है उसमें ये एक X डिलीट हो जाता है, तो इनके क्रोमोसोम्स ऐसे रह जाते हैं। डिलीट हो गया, इस बार ऐड नहीं हुआ, इस बार डिलीट हो गया क्रोमोसोम। मैंने कहा था ऐड और डिलीट दोनों होने से गड़बड़ होगी। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह गए? 45। क्या जोड़ा बन पाया? नहीं बन पाया, तो गड़बड़ होगी ना। ना 46 से कम, ना 46 से ज्यादा। और पता है आपको, ऐसी महिलाओं में ओवेरी नहीं बन पाते हैं। ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय, जहां पर अंडे बनते हैं। और जब अंडे ही नहीं बना, ओवेरी अंडाशय नहीं बन पाते हैं, तो अंडा नहीं, ओवेरी अंडाशय नहीं बने तो इन महिलाओं में एग नहीं बनते हैं। एग नहीं बनते हैं तो ऐसी महिला आगे चलकर मां नहीं बन पाती है, तो इनको स्ट्रायल, इनको बांझ महिला का नाम दिया जाता है। इनको बांझ महिला का नाम दिया जाता है। इनकी आवाज लड़कों जैसी भारी हो जाती है, इनको सुपर फीमेल्स कहा जाता है। साथ में इनको आप बताओगे, इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आती है प्रॉपर। माहवारी चक्र जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी नहीं आ पाती है। अंडे नहीं बनेंगे तो ऐसी महिला फिर बच्चे नहीं कर पाती है। इनको स्ट्रायल, इनको बांझ का नाम दे दिया जाता है। आवाज लड़कों जैसी होने लग जाती है, हल्की फुल्की इनको दाढ़ी मूछ आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, लड़कों के क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स वाई, इस महिला के भी 44 प्लस एक्स, तो ये एक्स तो बना ही नहीं ना लड़कियों वाले कैरेक्टर वाला। तो यही तो लेके आता लड़कियों के लक्षण, यही तो लड़कों से लड़की को अलग बनाता, और ये आए ही नहीं। तो भैया इतना तो कॉमन है ना लड़का और लड़की में, इतना तो कॉमन है ना, इसलिए इनको सुपर फीमेल्स भी कहते हैं। इनमें लड़कों की तरह दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, अंडाशय नहीं बनेगा, दिखने में लड़की जैसी होगी, फिजिकल स्ट्रक्चर इनका लड़कियों जैसा होगा, लेकिन इंटरनली रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं बन पाती हैं, एग वगैरह नहीं बन पाते हैं, ऐसे महिला बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं। दे आर स्ट्राइल्स, दे आर स्ट्राइल्स। ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम। एक और लिखो, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ, पटाउ कितना नंबर हो गया? 7 नंबर हो गया या 8 नंबर? आई थिंक 8 नंबर हो गया। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम। ये सारे एग्जाम में आते हैं, आपको याद करने, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूं। ठीक है ना, पटाउ सिंड्रोम। अब इसमें कहां गड़बड़ होगी? देखो, हर एक क्रोमोसोम के पेयर में गड़बड़ होने से एक सिंड्रोम बनेगा। इसमें 13वां पेयर में, यानी कि ऑटोसोम्स में गड़बड़ हो रही है। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो लड़का लड़की दोनों के कॉमन होते हैं। तो भाई ये वाला बीमारी लड़का और लड़की दोनों में देखने को मिल सकता है।
क्योंकि कौन से पेयर में, 13th पेयर क्रोमोसोम में गड़बड़ होती है। क्या? तो 13वें पेयर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब त्रिगुणिता, एक और आके एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब कहा ना मैंने, किसी भी जोड़ी के क्रोमोसोम में आके ऐड होगा तो भैया प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। 13वें पेयर में आई तो पटाऊ सिंड्रोम। अब 22 पेयर तो लड़का लड़की के एक जैसे होते हैं ना, वो तो ऑटोसोम कहलाते हैं, और ऑटोसोम में गड़बड़ है, इसका मतलब लड़का लड़की दोनों में गड़बड़ है, दोनों में बीमारी आएगी। अच्छा, इसमें होता क्या है? देखो, ऐसे दिख रहा है होंठ कटा हुआ, ऐसे बच्चे पैदा होंगे। ये जो ऊपर वाला होंठ है ना, ये होता ही नहीं है ऐसे कटा हुआ, जीभ भी पूरी कटी हुई ऐसी, ठीक है। और ऐसे उंगलियां हो जाएंगी हाथ की, छोटे से हाथ, मोटे से, और उंगली 6 उंगलियां भी हो सकती हैं, ठीक है। होंठ कटा हुआ होगा, लिप्स पे इस तरीके से कट लगा हुआ होगा ऊपर वाले में, हाथ बिल्कुल छोटा सा होगा, फूला होगा, उंगली ज्यादा हो सकती है, देखो दिखे हुए ना 6 फिंगर्स, एक्स्ट्रा फिंगर और टॉयज, अंगूठा या फिंगर एक्स्ट्रा हो सकती है। नेक्स्ट, आंखों में, आंख भी अच्छे से नहीं बन पाती है इन बच्चों की, मेंटली रिटायर्ड होते हैं ये बच्चे, ठीक है। छोटी आंखें रह जाती है, छोटा सर रह जाता है, छोटा जबड़ा रह जाता है, जबड़ा बिल्कुल छोटा सा, ऐसे ठुड्डी छोटी सी, आंखें छोटी सी, गाल छोटे से, कान छोटे से, और होंठ कटा हुआ। इसका मेन कैरेक्टर यही होता है, लिप्स पे इस तरीके से कट लगा हुआ होता है, लिप्स नहीं बने हुए होते हैं अच्छे से। इसको पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं, इसको पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। देखो, डाउन सिंड्रोम में ऐसा हो रहा था, पटाऊ सिंड्रोम में ये मेन ये चीज देखना, इस पे फोकस करना आप, ये होंठ वाला, ये पार्ट नहीं बन पाता है प्रॉपर। और क्या हो जाती है इसमें? ट्राइसोमी। कौन से पेयर क्रोमोसोम्स की? 13th पेयर क्रोमोसोम्स की। और ऐसे ही एक 9 नंबर पे लास्ट लिख लो, दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। और एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम में ये भी ऑटोसोम में गड़बड़ होने से होते हैं, यानी कि ये बीमारी भी 22 पेयर में ही गड़बड़ करेगी, यानी कि ये भी लड़का और लड़की दोनों में होगी। हाँ, दोनों में होने के इक्वल चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 18वां पेयर में गड़बड़ हो जाती है, 18th पेयर क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी हो जाती है। देखो, ऊपर वाले में साफ साफ लिखा हुआ है कौन से पेयर की, 18th पेयर में होती है तो एडवर्ड, और 13वें पेयर में होती है तो पटाऊ, ठीक है। अब ऐसे बच्चों में क्या होता है वो भी देख लो आप। देखो, ट्राइसोमी 18th, एडवर्ड सिंड्रोम, ये 80% फीमेल में होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है। मेजोरिटी डाई बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ये बच्चे मेजोरिटी मर जाते हैं ना, मतलब जन्म से पहले ही इनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, प्री मैच्योर बच्चा हो जाएगा, हार्ट में अबनॉर्मलिटीज आएंगी, हार्ट में छेद हो सकता है, किडनी खराब हो सकती हैं, छोटे छोटे हाथ होंगे, ढंग से ये बच्चे बने हुए नहीं होते हैं, मतलब इसमें डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में। बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ ही क्या हो जाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है, या उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम मिलेगी, उसके गुर्दे सही से नहीं मिलेंगे बने हुए, या उस बच्चे में हार्ट सही से नहीं बनेगा, हार्ट में ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इन बच्चों का सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है बच्चा, ना के बराबर, कम क्या, ना के बराबर होता है इनका सर्वाइवल रेट। समझ गए मेरी बात? अब मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने पढ़ाया आनुवंशिक रोग आज, और आनुवंशिक रोग में एक बीमारी मैंने वहीं पढ़ा दी थी इससे पहले वाले वीडियो में, जहां पे लाइट कट हो गई थी, है ना, जिसका नाम था कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया, और तीसरा आपको बताना है सिकल सेल अनेमिया, आरबीसी का आकार चेंज, आरबीसी की जीवन काल में कमी आ गई, थैलेसीमिया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एलोसोम में गड़बड़ होगी, किसका एलोसोम, मेल यानी लड़का, लड़के के एलोसोम में गड़बड़ होगी,
क्या होगा, एक एक्स्ट्रा आके एक्स जुड़ गया, ये एक्स किसके लक्षण लाएगा, लड़कियों के, तो ये ट्रांसजेंडर बच्चे पैदा होंगे। कौन से पेयर की ट्राइसोमी हुई, 23वें की, किसके, लड़कों की, लड़की की नहीं यहाँ पे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी, तो 21वें से डाउन सिंड्रोम होता है, याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट बताओगे, महिलाओं में जब एलोसोम में गड़बड़ होती है, जहां पे एक एक्स नहीं बन पाता, डिलीट हो जाता है, तब महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम होता है। और 13वें पेयर में गड़बड़ होगा तो पटाउ सिंड्रोम, 18वें पेयर में होगा तो एडवर्ड सिंड्रोम, और एडवर्ड सिंड्रोम में तो सर्वाइवल रेट ही घट जाती है, बच्चे जन्म से पहले ही मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी आपकी जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। ये वो रोग है बच्चा जो बाय बर्थ होते हैं, आप देख लो इनमें से कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं है जो जन्म के बाद कभी होगी, नहीं, बाय बर्थ ही हो जाती है ये बीमारी। समझ में आई मेरी बात? तो इसी के साथ आपकी जेनेटिक डिजीज कंप्लीट हो जाती है, आनुवंशिक रोग आपके खत्म और आपका ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन डिजीज का चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, और कल जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। सेल के बारे में स्टडी करना, कोशिका के बारे में अध्ययन करना। बड़ा चैप्टर है, 13-14 क्लास लगेंगी पढ़ाने में, लेकिन बच्चा बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो एक क्लास जेनेटिक डिजीज की वो 20 मिनट की वो देख लेना पहले, फिर ये देख लेना, देखनी दोनों है। मैंने सारी डिजीज करवा दी है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज, प्रोटोजोआ डिजीज, फंगस डिजीज, है ना, और साथ में आपको जेनेटिक डिजीज, सब मैंने आपको पढ़ा दी है। तो कल मिलेंगे आपसे 2 से 3 की ही टाइमिंग में। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, थैंक यू सो मच।